प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और तो लोग के दिमाग में हम सेट कर दें, बुझा गेल ना। तो लोग क्या करम दिमाग में सेट कर दें, बस तो लोग के क्या करे के बाद, यानी आप लोग को बस वीडियो को देखना है, समझ गए ना। आप लोग को बस वीडियो को देखना है, उसके बाद ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना मेरे भाई, जितना लाए हैं सारे आप लोग के दिमाग में हम सेट कर देंगे। यानी टेंशन कितने होके, ठीक है ना, अगल बगल गोतिया के टेंशन होके, चाहे दुनिया भर के कितनों टेंशन होके, बस तो लोग के वीडियो देखे के बाद ओकरा बाद सारा परिभाषा दिलो दिमाग में सेट हम कर देंगे। और यहाँ से आप लोग के लिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन। और आप ही लोग के लिए बहुत सुंदर लाइन लिखा गया है कि न हो मायूस एक हार से, एक हार से मायूस ना होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जिंदगी के कई पड़ाव अभी बाकी है, करके दिखाना है हासिल सब कुछ जिंदगी में, करके दिखाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं है, उनको करके दिखाना है। अभी तो असली चढ़ाव बाकी है, अभी तो आप लोग का असली इम्तिहान बाकी है, उसमें आप लोग को अपना प्रदर्शन दिखाना है। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोग इस वक्त तैयारी बहुत अच्छा से कर रहे होंगे, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। बस यहाँ से इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग क्या करेंगे दिमाग में सेट कर देंगे, समझ गए ना। तो चलिए हम लोग अपना यहाँ से सीरीज स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। बोला समविभवी तल से आप क्या समझते हैं। समविभवी मतलब देखो रटे का नहीं खे, क्या करेगा रटे का हिले ही नहीं के, साफ रटे का नहीं खे एकदम, बुझा गेल ना। रटे का हिले नहीं के, अब कहानी खत्म रटे के। अब देखा जाए यहाँ कैसे याद हो। समविभवी, सम मतलब क्या होला बाबू लोग, सम मतलब होला समान। अब क्या समान, विभव कहाँ समान, तल पे। यानी एगो ऐसन तल जहाँ पे विभव समान होके उसे समविभवी तल कहते हैं। तो एग्जाम में कैसे लिखिएगा कि एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभवी तल कहते हैं। दो चार को पॉइंट और ही ऐड कर दिया जा कि समविभवी तल में किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है, जीरो, ठीक है ना, जीरो होता है। यहाँ से नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2 नंबर में स्थिर विद्युत के गॉस के प्रमेय को लिखे। अब गॉस के प्रमेय तो लोग रट्टा मार ला जा, रट्टा मारा ही के नहीं किया, तो लोग दिमाग में हम सेट करता नहीं, ध्यान से देखा जा। क्या होला गॉस के नियम ना, गॉस के नियम लागू होला एगो बंद पृष्ठ खातिर। खाली इतना याद रखिए जा कि जो ई गॉस के नियम बा ना, गॉस के नियम, ई गॉस के नियम कब लागेला, तो ई गॉस के नियम लागेला एगो बंद पृष्ठ खातिर। किसके लिए लगता है बाबू, बंद पृष्ठ के लिए। तो हम लोग यहाँ से डिफिनेशन क्या देंगे कि किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है ना, लंबवत, ठीक है ना, अभी लंबवत निकलने वाली टोटल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम लोग गॉस के नियम से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ना समझ में आइले बताओ होता नहीं। जैसे मान लो कि हमारा कोई रिमोट बा, क्या भाई रिमोट बा, ये रिमोट यही जब हुए रिमोट मान लो क्या बंद बा ना, थोड़ा सा मोटा हुए रिमोट मान लो कि बंद बा, तो रिमोट बंद बा, हम एक अंदर एगो बल्ब रखनी, क्या रखनी, बल्ब रखनी। वो बल्ब के जितना लाइट इस सतह से निकल जाई, तो जितना लाइट इस सतह से निकल जाई, वो लाइट मतलब प्रकाश की संख्या को क्या बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे हम लोग, वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो लेकिन गॉस के नियम में क्या होता है ना कि हम लोग को बंद पृष्ठ लगाना अनिवार्य होता है, समझ गए ना। तो आप लोग इसमें बोलेंगे किसी बंद पृष्ठ से और अभी लंबवत निकलने वाली टोटल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, जिसे हम लोग गॉस के नियम से क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। हो गया बस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 3 नंबर में धारा के ऊष्मीय प्रभाव को, जल नहीं है जी, जूल है, ठीक है ना, जूल के नियम को लिखे। अब जूल का नियम आप लोग को 1 नंबरिया में हम कई बार कराए हैं। देखिए क्या होता है, यहां से आप लोग का होता है मेरे भाई H बराबर होता है I², यहां से R होता है और T होता है। तो आप लोग यहां से क्या लिखेंगे, आप लोग यहाँ से लिखेंगे कि किसी भी परिपथ में, ठीक है ना, किसी भी वायर में जो हम लोग धारा प्रवाहित होता है, तो जो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होती है, जो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होती है वह धारा के वर्ग, ठीक है ना, देखिए वह धारा के वर्ग क्या होती है, वह धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। और क्या होती है, जो ऊष्मा होती है वह प्रतिरोध के क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। तो ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जूल का नियम कहते हैं, इसे धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी यही फॉर्मूला है जो आप लोग को 1 नंबरिया में कराए थे, H बराबर I² RT। बस एक करेंगे, क्या करेंगे बा, बस एक करेंगे तो लोग परिभाषा में लिख देगा बा कि किसी भी परिपथ, मतलब किसी भी परिपथ में जो तार होता है, उस तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके कारण जो उत्पन्न ऊष्मा होती है ना, वह धारा के
वर्ग के समानुपाती होती है और प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती होती है। बस यही आप लोग का हो गया, ठीक है ना, यही तो जूल का नियम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं चौथा नंबर में, प्रतिवर्ती धारा के औसत मान को समझाइए। अब औसत मान क्या होता है बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि एगो क्या है ना, मान लीजिए मेरे भाई कि यहाँ से आप लोग का क्या है ना, यहाँ से आप लोग का एगो ये रोड है, एगो ये रोड है, मान लीजिए कि दो गो रोड है, ठीक है ना, क्या है, दो गो रोड है। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से आप लोग हैं ए, मतलब आप लोग रन कर रहे हैं, यहाँ से कोई एगो और है बी जो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ये ए जो है ना, ये ए जो है मतलब इसको क्या है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में यह क्या करता है ना कि मान लीजिए कि यह यहाँ से लेके मान लीजिए कि यह इसको मान लेते हैं पी पॉइंट और इसको मान लेते हैं क्यू पॉइंट। तो यह ए है और यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर पी पॉइंट है और यहाँ पर क्यू पॉइंट है। यहाँ से ए को चलना है क्यू तक जाना है, ठीक है ना, यहाँ क्या करना है, पी से लेके क्यू तक क्या करना है, जाना है। तो यह P से Q तक में जाएगा तो मान लीजिए कि यह मान लीजिए कि लेता है 1 घंटा, ठीक है ना, मान लीजिए कितना समय लेता है, 1 घंटा समय लेता है। यानी कभी ये तेज चलता है, कभी स्लो चलता है, फिर कभी तेज चलता है, कभी स्लो चलता है। मतलब यह एक समान स्पीड से नहीं चलेगा, यह स्लो कम चलेगा। यह क्या होगा बी ना, यह जो बी होगा यह एगो फिक्स, यह क्या होगा ना मेरे भाई, यहाँ से आप लोग देखेंगे यह जो होगा ना, यह एगो फिक्स, समझ गए ना, फिक्स स्पीड से चलेगा, मतलब एगो नियत चाल से चलेगा, समझ गए ना, ये नियत चाल से चलेगा, ये भी यहीं से चलेगा और यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना, यहाँ भी ये भी क्यू पे पहुँचेगा और ये भी मतलब पी से चलेगा और क्यू पे पहुँचेगा। लेकिन यह समय लेगा 1-1 घंटा समय लेगा, ठीक है ना, क्या होगा 1-1 घंटा समय लेगा। तो इस बी को क्या बोलेंगे, इस बी को बोलेंगे, इसका बोलेंगे औसत, ठीक है ना, यानी इस ए का क्या बोलेंगे, औसत। यानी कोई लड़का है, कोई साइकिल तेज, कभी धीरे कभी तेज धीरे चलाता है, और कोई एक और होता है बंदा जो मतलब स्टार्टिंग से और पहुंचे तक में उसका स्पीड एकदम सेम रहता है, क्या रहता है, स्पीड सेम रहता है, तो उसको बोलेंगे वह औसत चाल से वह चल रहा था। तो वही काम होता है प्रतिवर्ती धारा के औसत मान में। यानी एगो ऐसा स्थिर धारा, ठीक है ना, एगो ऐसा स्थिर धारा, ठीक है ना, जितना समझिए कि समय में आवेश प्रवाहित करेगा उतने समय में यदि प्रतिवर्ती धारा उतना आवेश भेज देगा तो हम लोग उस स्थिर धारा को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे औसत मान बोलेंगे, हम लोग उसको माध्य मान बोलेंगे, उसको हम लोग औसत मान बोलेंगे। याद आ गया, फिर से समझाते हैं। एगो स्थिर धारा, ठीक है ना, जितना समय में मान लीजिए कि 1 घंटा में मान लीजिए कि 5 लाख आवेश भेज दिया, 1 घंटा में 5 लाख आवेश भेज दिया, तो वही समझिए कि प्रतिवर्ती धारा 1 घंटा में यदि 5 लाख आवेश भेज देता है तो उस स्थिर धारा को पहिलका वाला को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे औसत मान बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। 5 नंबर में प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है समझा चुके हैं ना। मान लीजिए कि आप लोग को एगो एग्जाम्पल दिए थे वो हथौड़िया वाला, चोट मारने वाला। जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे कि कोई किसी सतह पर हम लोग चोट करते हैं, मारते हैं तो वहां से तितकी निकलता है। तो क्या हम लोग मान लीजिए कि हम स्लो में मतलब कम चोट मतलब कम बल देंगे उस पर, तो क्या होगा, उससे तितकी निकलेगा, मतलब उससे चिंगारी निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन कब निकलेगा, जब उसके फिक्स वेलोसिटी से ऊपर मारेंगे तो वह निकलेगा। तो वही होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में। यानी मान लीजिए ये हम लोग का एगो सतह हो गया, क्या हो गया, ये एगो सतह हो गया हम लोग का, यहाँ से प्रकाश का रे आ रहा है, ठीक है ना, प्रकाश का रे प्रॉपर आ रहा है। अब प्रकाश का रे प्रॉपर आने से जब इस सतह पर पड़ा तो ये सतह गर्म होगा चाहे कुछ हो के, जब ये सतह पर पड़ा तो इसका वो फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है। जब भी इस फिक्स फ्रीक्वेंसी से इस प्रकाश का रे आपतित होगा तो यहाँ से क्या होगा कि इस सतह से, ठीक है ना, इस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चालू हो जाएगा। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो यह इलेक्ट्रॉन निकलना है ना, जो निकला है, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर में, बीटा किरणें के 2 गुण लिखे, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। बीटा किरणें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बीटा किरणें मतलब इलेक्ट्रॉन के समूह, ठीक है ना, यानी मतलब तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, बीटा किरणें बोलते हैं, समझ गए ना। यानी तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना, तेजी से चलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बीटा किरणें बोलते हैं। यानी आप लोग बोल सकते हैं बीटा किरणें जो
जो होता है वह क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन होता है, इसी का समूह होता है, यह निगेटिव चार्ज होता है। बस एक बना सना के लिख देने के बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं 7 नंबर में, पी प्रकार के अर्धचालक क्या होता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोनो अर्धचालक में, ठीक है ना, हम लोग कोनो अर्धचालक, मान लीजिए जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कोनो अर्धचालक में वर्ग 13 के तत्व को मिला देंगे, यानी बोरॉन को मिला देंगे। तो कोनो भी समझिए अर्धचालक में वर्ग 13 के तत्व को मिलाएंगे तो वह क्या बनेगा, वह पी प्रकार बनेगा। यानी हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं, होल होते हैं, जो है पी प्रकार कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी प्रकार वैसे अर्धचालक होते हैं जिसमें अर्धचालक में वर्ग 13 के तत्व को मिलाते हैं तो वह पी प्रकार बनते हैं, जिसमें बहुसंख्यक आवेश वह क्या होते हैं, होल होते हैं। कितना बार आप लोग को 1 नंबर ये में करा दिए हैं। 8 नंबर में चालम पट्टी क्या होती है। देखिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक ग्रुप होता है, समझ गए ना। चालम पट्टी क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक ग्रुप होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, चालन पट्टी कहते हैं। चालन पट्टी क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक ग्रुप होता है, इससे हम लोग चालन पट्टी कहते हैं। यहाँ से नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर में, प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझाइए। अब देखिए प्रकाश का ध्रुवीकरण क्या होता है। मान लीजिए कोनो स्टूडेंट है, उसका फिजिक्स कमजोर है, ठीक है ना, आप लोग वह फिजिक्स में सबका कमजोर है, वह फिजिक्स में गलती सही आंसर दे रहा है, उसे परिभाषा याद नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टूडेंट है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसे वह परिभाषा रट्टा मार रहा है, मान लीजिए कि वह उसको 1 नंबर याद नहीं हो रहा है, तो वह फिजिक्स के लिए परेशान है। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने उसे मेरा वीडियो दिया, आप लोगों ने उसे सजेस्ट किया, जैसे ही वो मेरा वीडियो देखने लगा वह फिजिक्स में तेज हो गया। यानी वो पहले कमजोर था, जैसे ही वो मेरा वीडियो देखा वह क्या हो गया, वो फिजिक्स में तेज हो गया, फिजिक्स में वह आंसर सही देने लगा, फिजिक्स उसको समझ में आने लगा। तो वही होता है यहाँ कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश के रूप में चेंज होना क्या कहलाता है, ध्रुवीकरण कहलाता है। यानी ऐसा समझिए, मान लीजिए कोनो प्रकाश है, कभी मान लीजिए कभी ए ने, कभी ए ने, कभी ओ ने, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, वह उसको गलत सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई उसको गाइडेंस करने वाला मिलता है तो वह सही रास्ता पे आ जाता है ना। तो उसी प्रकार से होता है इसमें कि मान लीजिए कोई प्रकाश है, ठीक है ना, कोई प्रकाश की किरण है और वह किसी, ठीक है ना, किसी एक चीज से ऐसे मतलब गुजारते हैं, मान लीजिए ना, जिसमें वह समझिए कि वह एक ही तल में कंपन करते हैं, समझ गए ना, मतलब समझिए कि एक ही तल में, मतलब ऐसे प्रकाश जो एक ही तल में कंपन करते हैं उसे बोलते हैं ध्रुवीकरण। क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे प्रकाश जो एक ही तल में कंपन करते हैं, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवीकरण। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं 10 नंबर में, आयाम मॉड्यूलेशन को समझाइए। अब आयाम मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखिए वाहक तरंगों को, ठीक है ना, वाहक तरंगों को संदेश सिग्नल मतलब में चेंज करने की प्रवृत्ति को, ठीक है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, उसे आयाम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया ना कि वाहक तरंग को संदेश वाहक सिग्नल में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग आयाम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ये सारे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 200 क्वेश्चन आप लोग को समझा दिए हैं। और जिन भी भाई को PDF लेना होगा वो लोग आ जाएंगे ऐप पर, ठीक है ना, स्टडी विथ डेडिकेशन SWD, ये पूरा, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग टोटल क्या है, ये ऐप का नेम है। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, जाएंगे ऐप पर, वहां आप लोग को 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर या सारे मिल जाएगा। वहां से आप लोग इसको आराम से डाउनलोड करके प्ले स्टोर से ऐप, वहां से ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग आराम से मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को 200 क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे और आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सभी लोग के पास यह वीडियो जाए और वो भी अपने फिजिक्स को बढ़िया से तैयारी कर पाए और वो लोग भी अपने तैयारी को अच्छा कर पाए और रिजल्ट अच्छा लाएं। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और कमेंट करना न भूलेंगे। जय हिंद।